आई होप आप सारे बहुत अच्छे हों। आई विश आप सारे बहुत अच्छे रहें। ओके, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का काउंसलिंग सेशन डालने के बाद मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आई, जहाँ पे बच्चों ने पूछा कि सर कैसे पढ़ाई करनी है, आपका कंटेंट कैसे बाय कर सकते हैं, पेपर कैसा आता है, पेपर को लिखने का तरीका क्या होता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन्हीं सारे क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए आज की क्लास रखी गई है, जिसमें हम लोग एक पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल में। पेपर भी कोई मैं पुराना नहीं उठा रहा, रीसेंट पेपर उठा रहा हूँ, डीएससी 2019 का। ठीक है, ओके। डीएससी 2019 का पेपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसका हम सिर्फ क्वांटिटेटिव पार्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्वांटिटेटिव पार्ट का मतलब है मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम लोग जो पेपर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों के पास इसके जो भी सॉल्यूशन मैं करूँगा उसके अलावा आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव मेथड हो उसका, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। शेयर इन द सेंस मतलब आई शुड अप्रूव कि आप लोगों का सॉल्यूशन ठीक है नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा तो इस तरीके से आंसर आ गया, सर का इस तरीके से, मेरा तरीका ठीक है, तो मैं अब यही तरीका बाकी सवालों में अप्लाई करता हूँ इसी टाइप के। वहाँ वो तुम्हारा नहीं कर पा रहा, मतलब वहाँ वो क्लिक नहीं कर पा रहा, तो आपका अल्टरनेटिव गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस ना होते हुए अपना अल्टरनेटिव अगर कोई हो तो डिस्कस करें, या मेरा सॉल्यूशन समझ में आ गया तो दैट इज़ ओके। तो जितने भी सवाल है उन सारे के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स अगर कुछ 2-3 होंगी इस पेपर में, तो उसका तो मैं सिर्फ थ्योरम तो कौन सा ऑप्शन होगी वो तो डायरेक्ट रीटेक हमें करना होगा। और उन 2 टाइप के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये आज की क्लास। पहला, जिन्होंने कंटेंट सारा पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता लगेगा अरे भाई ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे मुझसे भी इस तरीके से। दूसरा, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्हें लेवल पता लगेगा कि डीएससी का लेवल कितना अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलो बातें बहुत हो गई, लेट्स स्टार्ट। फाइन। सो डीएससी 2019 का सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बेटा। लिखा हुआ है द range of the function R mapping R defined by this function is what? Following options are given. हमें निकालनी है रेंज। क्या निकालनी है? रेंज। तो रेंज के लिए हम लोगों के पास फंक्शन गिवन है। जब भी रेंज निकालनी होती है सबसे पहले डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी होती है? डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन है यार x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डोमेन है R। देखो आप लोगों ने जो भी मेथड पढ़े हो, बट जनरल मेथड ये कहता है कि जब भी डोमेन रियल नंबर को बिलोंग करती है तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इनवर्स फंक्शन निकालो। इनवर्स फंक्शन जो भी आ जाता है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन को ओरिजिनल फंक्शन की रेंज कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता, ये तो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आराम आराम से। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक आ गया एक मेरे पास। ठीक है, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है अच्छे से? फाइन, ओके। इसके बाद माइनस हाफ प्लस माइनस 1/2। अगर हम y माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो y माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस 4 y माइनस 2 y माइनस। ठीक है, ये बचेगा माइनस 4 y माइनस 2 y माइनस। नाउ this you may called as gy
and the domain of gy, that means this is the inverse function. The domain of inverse function is the range of f of x. तो इसकी डोमेन के लिए स्क्वायर रूट वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एलसीएम ले लो, y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8 माइनस 3y प्लस 7 y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या अगर आप देखो नंबर लाइन बनाओ तो यू विल हैव टू वैल्यू. इसको 0 के इक्वेट करोगे तो 1 मिलेगा, और इसको 0 के इक्वेट करोगे तो 7/3 मिलेगा. ठीक है, 1 से पीछे का नंबर ले लो, y को 0 डालो, 0 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा. आई होप इनइक्वालिटी का ये बेसिक रूल आपको पता हो. ठीक है, सो आई नीड माई फंक्शन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज लाइंग इन बिटवीन दिस इंटरवल. ठीक है, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में भी लाई कर रहा है बच्चों. 7/3 कैन बी इंक्लूडेड बिकॉज 7/3 डालने पे न्यूमरेटर 0 आ जाएगा एंड 0 कैन बी एक्सेप्टेबल. तो अवर फाइनल आंसर इज 1 से 7/3 पे क्लोज कर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. 2 थोड़ा लेंदी सवाल है. ठीक है, देखिए कह रहे हैं डेटा फ्रॉम अ रैंडम सैंपल of 107 home sales in 2003 yield the regression p hat is equal to 119.2 plus 0.0485 bd 23.4 ba 0.156 hs 0.002 ps plus 0.090 a minus 35.6 pc. सबकी मीनिंग बता रखें. आर स्क्वायर दे रखा है, नीचे स्टैंडर्ड एरर्स वगैरह, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन दे रखा है, पी दे रखा है बेसिकली प्राइस वैल्यू. ठीक है, एंड आपको बी ए का मतलब बता रखा है यहाँ पे बेडरूम, बी डी मतलब बेडरूम, नंबर ऑफ बेडरूम, बी ए मतलब नंबर ऑफ बाथरूम, एच एस मतलब हाउस साइज, और पी सी मतलब बेसिकली पी सी इज़ अ डमी वेरिएबल. 1 इफ द हाउस इज पुअर कंडीशन, अदरवाइज 0. नीचे पैरेंथेसिस आपको स्टैंडर्ड एरर दे रखे. ठीक है, तो मैं एक बारी ज़रा लिख देता हूँ व्हाट इज़ माय रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, ओके, द रिग्रेशन मॉडल इज, सेकेंड क्वेश्चन, p hat is 119.2 plus 0.485 BD plus 23.4 BA plus 0.156 HS plus 0.002 PS 0.090 A minus 35.6 PC. ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्टार दे रखे हैं. ठीक है, तीन 3 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 7. ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में बेसिकली ये बोला हुआ है इन लोगों ने कि अगर इफ द होम ओनर एडेड अ न्यू बाथरूम टू हर हाउस विच इंक्रीज द हाउस साइज बाय 100 स्क्वायर फीट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ होम. ठीक है, अगर होम ओनर ने एक नया बाथरूम ऐड कर दिया जिसकी वजह से हाउस साइज भी इंक्रीज हो गया, तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना इंक्रीमेंट होगा. तो नया बाथरूम आया तो बी ए स्टार कर लो, पुराना बाथरूम प्लस एक बाथरूम ऐड हो गया. हाउस साइज स्टार कर लो, पुराना हाउस साइज प्लस 100, यही हुआ. ठीक है, तो
इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इकोनोमेट्रिक्स याद हो तो इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली चेंज ऑफ ओरिजिन टाइप। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से आप लोगों के पास, ठीक है, किस तरीके से आपके स्लोप कोफिशिएंट वगैरह इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो। बीए का जो दे रखा है वो दे रखा है 23.4, इतना ही दे रखा है, मेरी मैच कर लूँ इससे, ठीक है, फाइन। सो 23.4 इंटू 1 प्लस 0.156 इंटू 100। देखो यार, अगर तुम यहाँ पर बी ए स्टार लेते हो तो बी ए स्टार इस पुराना वाला बी ए प्लस 1, सो 23.4 पुराना वाला बी ए प्लस 23.4 इंटू 1, ये इंक्रीमेंट हो गई। इस पूरी टर्म्स में ये टर्म और ये टर्म एडिशनल आ रही है ना, तो ये इतना इंक्रीमेंट करेगा मेरी प्राइस को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस को, बिकॉज देयर इज नो एरर टर्म हियर, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन, दिस इज 23.4 एंड दिस इज 15.6, 5 और 3 तो 39। तो जो इंक्रीज होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस में वो 39 का नहीं होगा, बिकॉज प्राइस इन टर्म्स ऑफ 1000 दे रखे हैं। तो जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा बेटा, 39,000 का। विच ऑप्शन इट इज फॉलोइंग, चेक करें जरा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3, ठीक है। आई होप इकोनोमेट्रिक्स को याद होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। थर्ड बोल रहा है मुझे, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ऑन द सेट एस x square minus x minus 2 less than equal to 0 occurs at. So let me write the function first. फंक्शन मुझे दे रखा है बच्चों x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और एक सेट मुझे दे रखा है x, वेर x की वैल्यूज लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये टर्म मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 0, इसको ब्रेक कर लो, x माइनस 2 एक्स प्लस 1, नंबर लाइन कर लो, माइनस 1 2 प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से जाएगा ये। तो डोमेन आ गई मेरी ये, यानी जिस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी मुझसे मांगा गया है वो इस बंदिशों में बंधा होगा। बंदिशों मतलब ये बाउंडेशन हो गई इसकी, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मैक्सिमाइज द फंक्शन। एक्स क्यूब माइनस, एक बार दोबारा चेक कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, ओके। सो सबसे पहला स्टेप, एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऐसे ही करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको ब्रेक कर लो, 3x प्लस एक्स माइनस 1, इफ 3x हेयर x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस, ठीक है। सो नाउ 3x प्लस 1 x माइनस 1, नंबर लाइन पे डोमेन है मेरी माइनस 1 से 2, है ना, यही बाउंडेशन है फंक्शन की। एंड दिस इज माइनस 1/3 एंड दिस इज 1। आप माइनस 1/3 से पीछे की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, कुछ भी डालेंगे ना इसमें, अगर आप x की वैल्यू डालेंगे इसके बीच का नंबर, तो यू विल गेट दी पॉजिटिव वैल्यूज। उसके बाद साइन चेंज होते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। प्लस से माइनस जाने को हम लोग मैक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद हो जिसमें हमें कहा जाता था कि प्लस से माइनस जब भी जाएगा तो मैक्सिमा निकलेगा, माइनस से प्लस जब भी जाएगा तो मिनिमा निकलेगा। बट हमारा इंटरेस्ट किस में, हमारा इंटरेस्ट है मैक्सिमा में इस सवाल में। तो जब मैक्सिमा की बात करते हैं और जब डोमेन किसी इंटरवल के अंदर बंद होती है तो कॉर्नर पॉइंट ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे पहले सारी की सारी, ठीक है। सबसे पहले f ऑफ माइनस 1/3, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना,
+1/3 -1, एलसीएम ले लो 27 -1 -3 +9 -27, 3 और 1 4, 9 में से 4 गए 5, 27 में से 5 गए -10। फिर f ऑफ -1 निकालेंगे बेटा, -1 -1 +1 -1 -2, एंड f ऑफ 2 निकालेंगे, 2 क्यूब -2 स्क्वायर -2 -1, 8 -4 -3, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जो 3 वैल्यूज आ रही है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 1 आ रही है, जो कि किस पे आ रही है, x = 2 पे आ रही है। तो x = 2 मेरा मैक्सिमा पॉइंट हो गया, और f ऑफ 2 = 1, 1 इज माई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमसे क्या मांगा था इन्होंने, पॉइंट और वैल्यू। हमसे मांगा था पॉइंट, तो आंसर आ रहा है x = 2, विच इज द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप 3 सवाल आपको क्लियर हो गए अच्छे से। कोई भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे आते हैं बेटा। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में कह रहे हैं अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द क्लोजेस्ट, एक तो फोन में पीडीएफ दिखती नहीं है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट गेस टू द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। x पास कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है जी, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल को कर रहे हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। x फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 1। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 से 3। ठीक है, अच्छा अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इतना तो सबको पता होगा कि ये 1.96 आता है 2.5% पे, याद है। तो जो 2 होगा वो अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं लाई कर जाएगा, 1.96 से इधर। तो 2 से 3 इज नथिंग बट अप्रोचेस टू 0.025। देखो अगर आपको याद हो तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 1.96 वैल्यू होती थी जब दोनों तरफ 2.5 बढ़ता था। 90% पे 1.645 होती थी, याद रख लेना, ये कुछ वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। इस पे 2.325 होती थी, और इस पे अप्रॉक्सीमेटली 2.575 होती थी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने थोड़ा जज किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब सब करते हैं तो 4, ये 5%, 10%, 1%, 2% तो बहुत कॉमन है, तो हमें टेबल देखने की ज़रूरत ना पड़ते हुए तो हमारे दिमाग में बस जाती है बच्चों। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम 2.5% वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 3। ठीक है, चलिए जी, सॉरी क्वेश्चन 4। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, बिकॉज 5th क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो सारा मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स ही आई एम गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस c1x माइनस c2 इज इक्वल टू -5, सो इट मस्ट बी c1 c2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस c1x माइनस c2 इज इक्वल टू -5, ये। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो बेटा इफ यू टेक x प्लस 1 दिस हेयर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस c1 एक्स स्क्वायर माइनस c1x माइनस c2x माइनस c2 इक्वल टू -5। ठीक है,
नाउ लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1 माइनस c1 माइनस अगर बाहर लिया जाए c1 प्लस c2 प्लस 1 x, ये थी ना x की टर्म्स, एंड दिस इज 1 माइनस c2 इक्वल टू माइनस। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में आप लोगों के पास बराबर में फाइनाइट आंसर तब आता है इन्फिनिटी लिमिट पे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x होते हैं, x हो, x स्क्वायर है, x क्यूब, उनकी हाईएस्ट पावर सेम हो। जैसे अगर आपको थोड़ा सा याद हो यार, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 8 का आंसर 3/5 होगा ना, हाईएस्ट पावर सेम है तो कोफिशिएंट आंसर होते हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर सेम लेनी पड़ेगी। न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 1 है, तो मुझे दोनों की हाईएस्ट पावर को एक जैसा बनाना पड़ेगा। दोनों की हाईएस्ट पावर को 2 तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ x स्क्वायर कहाँ से लेकर आऊँ, बट दोनों की हाईएस्ट पावर को x की पावर 1 तो बना सकता हूँ ना। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूँ तो तब दोनों की हाईएस्ट पावर x की पावर 1 हो जाएगी, और जब हाईएस्ट पावर दोनों की सेम होगी तो कोफिशिएंट आंसर होंगे विच इज इक्वल टू -5। बट उसके लिए पहले x स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और x स्क्वायर को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है बच्चों, 1 माइनस c1 को 0 रखना एंड माइनस c1 प्लस c2 प्लस 1 अपॉन 1 को -5। ठीक है, c1 कितना आ गया 1, c1 को 1 डालो तो c2 प्लस 2 इक्वल टू 5, c2 इक्वल टू 3। तो 1,3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर पहला 1। एनी डाउट? ठीक है, ओके, 6th इज डन। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इकोनॉमिक्स का है कौन सा मैथ्स का है। अब ये तो वही कंफ्यूज होंगे जिनकी तैयारी पुअर होगी। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस, अमेजिंग तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 मैथ्स का क्वेश्चन है, कह रहा है द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद द इक्वेशन दिस एट पॉइंट P, सो व्हाट इज P। एक लाइन है वो एक सर्कल पे टेंजेंट है, टेंजेंट है ना, हाँ, तो जहां पे टेंजेंट है वो टेंजेंसी पॉइंट निकालने हैं। अच्छा, अगर कोई लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट है बच्चों, कोई लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट होता है सर्कल और लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना। तो करते हैं जी, हमारे पास लाइन है 10, लाइन है मेरे पास y बराबर 2x प्लस 5 एंड सर्कल है मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी सेम है और इस पॉइंट पे स्लोप भी दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो इसकी स्लोप निकालूं, तो इसको इक्वेशन 1 देके डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 करूं, स्लोप तो dy बाई dx होती है, सो 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 16 प्लस 12 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, so dy by dx is nothing but minus 2x minus 16 upon 2y plus 12। ठीक है, यानी -x minus 8 upon y plus 6।
ठीक है, इसको आप m1 दे दो। स्लोप ऑफ लाइन बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट m2 विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट y इक्वल टू mx प्लस c। सो -x -8 अपॉन y। बच्चों ये कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सवाल नहीं है, तो डोंट यू डेयर कि ये बोलने से पहले कि बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ये तो 10वीं 11वीं क्लास का सवाल है यार। तो डीएससी इतना भी निर्दयी नहीं है कि सब सारे सवाल टफ दे दें। हाँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये इतना आसान सवाल आ गया पेपर में, मुझे लग रहा है ये सवाल नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। कुछ स्पेशल नहीं है यार, आसान। सो क्या करो। तो ये आ गया, इसको उधर भेज दो। -x 2y + 12 आ गया। एक काम करते हैं, y की वैल्यू डाल दें। क्या है y की वैल्यू? 2x + 5। इंटरसेक्शन भी तो सेम है। तो नाउ -x -8 4x + 10 + 12, ठीक है। इधर आएगा -5x 22 और 8 30, x -6 आ गया एंड y -7 आ गया। तो -6 एंड -7 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही है ना यार। यस, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों, 11 में क्या कह रहे हैं? The random variable x denotes the number of success in a sequence of independent trial, each with the probability p of success. Let x bar denotes the mean of success. We know x bar options are given to you, ठीक है। ठीक है, x को डिनोट किया गया है बेसिकली, कुछ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है। इंडिपेंडेंट ट्रायल हो और सक्सेस सेम हो तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है? बाइनोमियल, ठीक है। सो सवाल नंबर 11, x फॉलोज बाइनोमियल n, p, ठीक है। इसने पूछा x बार किसको फॉलो कर सकते हैं? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेटली 2 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप सारे बच्चों को याद हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पॉइजन, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल ऑप्शन में ही दे रखा है, पॉइजन तो है ही नहीं ऑप्शन का पार्ट, ना ही कंडीशन दे रखी है। तो अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल नॉर्मल को फॉलो कराने के लिए x फॉलोज नॉर्मल विथ np, npq, ठीक है, फाइन। तो x बार किसको फॉलो करेगा? चाहो तो x बार ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन x/n, अगर x बार फॉलो कराना हो विथ मीन दिस, या ऐसा कर लो, n से डिवाइड करो, n से डिवाइड करने पे मीन, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल, तो मीन भी n से डिवाइड होगा बट वेरिएंस n² से डिवाइड होगा, तो pq/n। दिस इज नथिंग बट x बार, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज नथिंग बट p, ठीक है। सो आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा यूज कर सकते हो? You may use the option A, approximately a normal distribution with mean P, ठीक है। x बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और x बार का मीन कितना होगा? P। बच्चों अगर अपने MLE में भी पढ़ी हैं चीज़ें, ये बाइनोमियल टू नॉर्मल भी पढ़ी है, जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12 तो इकोनॉमिक्स है, कह रहा है 13 बहुत आसान है बच्चों, स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ सवाल आपने वाला। अ फैमिली हैज 2 children and it is known that at least one is a girl. What is the probability that both are girls given that at least one is girl?
बहुत बारी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, सैंपल स्पेस बना लो है, B1 B2, बड़ा लड़का छोटा लड़का, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का, बड़ी लड़की छोटी भी लड़की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मांगी है क्या, A1 मान लेते हैं कि बोथ आर गर्ल, यानी G1 G2 गिवन है, एटलीस्ट वन इज गर्ल, यानी दिस। ठीक है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन बच्चों, G1 G2। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A गिवन B, यही मांगा ना हमसे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज 1/4 और B की प्रोबेबिलिटी इज 3/4। फाइनल आंसर इज 1/3। एनी डाउट? ओके, सो फाइनली आंसर आ रहा है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3, 1/3। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन, डिटेल मतलब सॉल्यूशन उसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है। देखो क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है बच्चों, इट इज़ नोन दैट देयर इज अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर। ये तो रूल ही होते हैं, हर दो इरैशनल के बीच में एक रैशनल लाई करता ही करता है। ठीक है, कंसीडर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर मैपिंग आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर एवरी रैशनल नंबर एक्स। इफ एक्स इज इरैशनल देन व्हाट हैपन। देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर मैपिंग आर, ठीक है, सच दैट वो फंक्शन है साइन एक्स। फिर बोला है अगर एफ एक्स इक्वल सच दैट साइन एक्स फॉर एवरी रैशनल नंबर एक्स, अगर कहता है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया गया एफ, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन साइन एक्स है रैशनल नंबर के लिए, क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया कॉन्टिन्यूस नंबर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा हर आर पे, क्योंकि डोमेन उसकी आर दे रखी है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर आर पे और वो फंक्शन साइन एक्स दे रखा है सिर्फ रैशनल नंबर पे, तो इरैशनल पे फंक्शन क्या होगा यार? अगर आप सबको अच्छे से पता हो, जो भी हम साइन एक्स कॉस एक्स के डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो साइन एक्स होता है ये रैशनल नंबर पे भी डिफाइंड होता है, और रैशनल नंबर पे तो डिफाइंड है, क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं इरैशनल नंबर क्या लिया जाए, मतलब इरैशनल नंबर पे फंक्शन क्या लिया जाए जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए रियल नंबर पे। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मुझे बोला गया कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, वो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर पे, ठीक है। अब फंक्शन क्या लेना है? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर पे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है फंक्शन को यूनिक होना जरूरी है, नॉट लाइक दैट, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ एक्स पे फंक्शन ये हो और कुछ एक्स पे फंक्शन ये हो, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर पे, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। हमें ये बोला हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है ऑल रियल नंबर पे, साइन एक्स रैशनल नंबर के लिए फंक्शन साइन एक्स है, तो इरैशनल नंबर के लिए फंक्शन क्या ले सकते हैं जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूस हो रियल नंबर पे? साइन एक्स ले सकते हैं यार। नंबर लाइन पे तो रैशनल इरैशनल दोनों लाई करते हैं, बोलो। नंबर लाइन पे तो रैशनल इरैशनल दोनों लाई करते हैं, तो नंबर लाइन पे तो रैशनल इरैशनल दोनों लाई करते हैं। तो साइन एक्स का डायग्राम नंबर लाइन, हर नंबर लाइन पे फाइनाइट होता है, तो अगर वो रैशनल पे डिफाइंड है तो इरैशनल पे भी डिफाइंड होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन साइन एक्स हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था, माँ कसम तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे पहली बार जब कराओगे। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार, अगर ये रैशनल पे भी डिफाइंड होता है रैशनल पे भी डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंटिन्यूस हो गया, सिंपल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करते हैं। 17 थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है बट अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहे हैं, माई मैथड जो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ वो देखिएगा, आपका कोई और मेथड हो तो प्लीज़ एकदम से उसको ठीक ना माने, पहले मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। देखिए, कंसीडर अ फंक्शन आर स्क्वायर मैपिंग आर
Suppose for every p belongs to R square, there exists x of p belongs to R square such that f of xp is greater than equal to 1 and p into xp less than equal to p into y for every y belongs to R square such that f of y is greater than equal to 1. Define G such that R square mapping R by G of p is p into xp. Then G is concave, convex, quasi concave, quasi convex, linear, ये सब बताना है, ठीक है? ओके, तो 17 में हमें ध्यान से देखना बच्चों, बढ़िया सवाल है। फंक्शन दे रखा है आर स्क्वायर मैपिंग आर, P बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, x ऑफ P बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, उसके बाद f ऑफ x ऑफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बहुत कुछ दे रखा है। P इंटू एक्स ऑफ P इन इक्वल लेस देन इक्वल टू P इंटू वाई है, वेयर y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है एंड f ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें g ऑफ P दे रखा है विच इज p इंटू एक्स ऑफ P, हमें बताना है कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, लीनियर होगा, क्वाजी कॉनकेव कन्वेक्स होगा, ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले ना कॉनकेव, कॉन्वेक्स, क्वाजी कॉनकेव ये सब अगर चेक करना हो तो आप लोगों को बेसिक जेनसेन्स इनइक्वालिटी पता है, बिकॉज डेरिवेटिव क्राइटेरिया तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहे हैं, कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, सो आई कैन नॉट अप्लाई डेरिवेटिव क्राइटेरिया फर्स्ट। दूसरी बात, हम ये देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये x ऑफ p पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जहाँ पे x ऑफ p बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है, और ये f ऑफ y पे भी, मतलब y पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जहाँ पे y भी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। यानी y और x ऑफ p मैं ये नहीं बोल सकता इक्वल है, क्योंकि अगर y और x ऑफ p इक्वल होते तो यहाँ बीच में इक्वल नजर आता। तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि y x ऑफ p के नेचर जैसा ही है, y x ऑफ p के नेचर जैसा ही है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर x ऑफ p डिमांड है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 1, तो ये डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 2 है। बोल सकते हैं ना इसे, अगर ये डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 1 है तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट 2 है, क्योंकि मान लो प्राइस इंटू डिमांड रेवेन्यू मिल रही है, इकोनॉमिकली बात करते हैं तो ये भी प्राइस इंटू डिमांड होना चाहिए, थोड़ी प्राइस इंटू वेज हो जाए या प्राइस इंटू लेबर हो जाए, मतलब इट मेक सेंस। सो यहाँ पे एक छोटी सी बात सोचनी पड़ेगी, काफ़ी दिक्कत हो सकती है काफ़ी बच्चों को पहली बारी में सवाल अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि सवाल अच्छा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोनों इसीलिए दे रखें ताकि हम इसमें कोई रिलेशनशिप ढूंढ सकें। तो मैंने कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप बनाने की इसमें कोशिश की सो दैट आपको समझ में आए। मैंने इसको भी x ऑफ p की फॉर्म में लिख दिया, बट अगर मैं यहाँ पे p डालूंगा तो यहाँ पर p नहीं डाल सकता, क्योंकि वरना तो फिर इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इस वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से लिख दिया कि p x ऑफ p इज लेस दैन इक्वल टू p इंटू सम x ऑफ p डैश। भाई वो भी तो y भी तो आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा, तो x ऑफ p डैश भी आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ p डैश। तो एक ये छोटी सी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बनाई ताकि ये सेम नज़र आ सके, ताकि अगर मैं जेनसेन्स इनइक्वालिटी अप्लाई करूँ कनकेव, कन्वेक्स, क्वाजी कन्वेक्स वगैरह चेक करने के लिए, तो मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि जिस फंक्शन को मुझे चेक करना है कनकेविटी, कन्वेक्सिटी वगैरह, वो फंक्शन एक्स ऑफ पी की फॉर्म में है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इसको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बट फंक्शन एक्स ऑफ पी की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने बेसिकली वाई को एक्स ऑफ पी की फॉर्म में कन्वर्ट किया इस कंसेप्ट के साथ कि y पे भी फंक्शन ग्रेटर देन 1 है, x ऑफ p पे भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। दोनों का नेचर इकोनॉमिक थोड़ी डालने की कोशिश की, तो उसके बेसिस पे मैंने एक ही रिलेशनशिप बिल्डअप किया। अब ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, g ऑफ 1 माइनस लैम्डा कनकेविटी कन्वेक्सिटी चेक करने के पहले चेक कर रहा हूँ, p1 प्लस लैम्डा p2, अभी मैं इनइक्वालिटी का साइन यहाँ दे नहीं रहा, या सबसे पहले इक्वल टू अगर लगाया जाए, सो
1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2 x ऑफ 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, 1 माइनस लैम्डा P1 x ऑफ 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, ओके, इक्वल टू चल रहा है, ध्यान रखना, प्लस लैम्डा P2 इंटू दिस x ऑफ 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप जो मैं कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे रफ ले सकते हैं या पॉइंट बना सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन। यहां पर मेरे पास चल रहे हैं P1 x ऑफ दिस, P2 x ऑफ दिस। ठीक है, अगर मुझे कनकेव कन्वेक्स की इनइक्वालिटी लेके आनी पड़ती है तो जैसे सपोज करो ये वाली वैल्यू जो चल रही है ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 1 माइनस लैम्डा G ऑफ P1 प्लस लैम्डा G ऑफ P2। अगर आपको याद हो, जैसे मान लो अगर कनकेव कन्वेक्स चेक करना है इधर ग्रेटर देन और लेस देन, तो 1 माइनस लैम्डा G ऑफ P1 प्लस लैम्डा G ऑफ P2 इस फॉर्म में लेकर आना पड़ता है राइट हैंड साइड। तो क्या मैं इसको G ऑफ P1 और G ऑफ P2 बना सकता हूं यूजिंग दिस इनइक्वालिटी? देखो कैसे, बहुत अच्छा है बच्चों। ये P(x_p लेस देन इक्वल टू Py, मैंने यहां P1 डाला और यहां x ऑफ P1 डाला। ठीक है, फाइन, मैंने यहां P1 डाला, इसे x ऑफ P डैश कर दूं, तो P1 मुझे बनाना है, P1 मुझे बनाना है इसकी जगह, तो P1 तो चाहिए और यहां पर x के ब्रैकेट में ये चाहिए ना मुझे, तो यहां पे P नहीं चल रहा है, यहां P डैश चल रहा है, तो जहां P चल रहा था वहां P1 डाल दिया, और जहां P डैश चल रहा है जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं पुट कर लूं यहां पे P डैश की जगह, क्योंकि P डैश कुछ भी डालो, अगर आपने यहां P1 डाला यहां P डैश कुछ भी डालो, ये टर्म तो बड़ी होगी जी इससे। भाई तुमने यहां P1 डाला, यहां P1 डाला, यहां P1 डाला, बट यहां P डैश पे P1 डालोगे तो फिर P1 यहां पे नहीं लेकर आ पाओगे। P1 XP1 तभी आएगा जब P1 इंटू में x ऑफ ब्रैकेट में ये होगा। यहां मेरे पास P डैश का ऑप्शन है, आई कैन पुट P डैश एनी वैल्यू, दिस ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस गिवन है। तो P1 इंटू दिस विच इज दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इसकी जगह ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, G ऑफ 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस लैम्डा P2। गाइज इसकी जगह अगर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं तो ये वैल्यू तो इससे छोटी है ना, तो अगर इससे छोटी वैल्यू यहां डाली जाएगी तो अभी तो ये और ये बराबर थे, बट अब ये बड़ा हो जाएगा। वन माइनस लैम्डा P1 x ऑफ P1, सिमिलरली P2 डाल लेना और यहां 1 माइनस लैम्डा P1 प्लस P2 करते हैं, लैम्डा P2 x ऑफ P2। ठीक है, दिस इज नथिंग बट G ऑफ P1 एंड दिस इज नथिंग बट G ऑफ P2। व्हाट इज इट? कॉनकेव। दोबारा रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा सवाल है। पहली बारी में कभी कभार कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए अटेम्प्ट करना। ठीक है, लिख लो आराम से।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देखेंगे 18। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर से y1 से yn y स्टार इक्वल टू समीशन ऑफ yj टिल j 1 से n, given p belongs to r square and a non-empty set y is a subset of r square, let v p y is supremum of p y where y belongs to y, then for every p which option is hold. ठीक है, आपको 18 में y1 y2 टिल yn दे रखा है। y स्टार जो है वो समीशन ऑफ yj है, j इज 1 to n, ठीक है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो यू मे राइट y स्टार एज y1 y2 y3 टिल yn, ठीक है। उसके बाद vpy दे रखा है विच इज सुप्रीमम ऑफ p इंटू वाई वेयर y बिलोंग्स टू y, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। इतना कुछ दे दिया, ठीक है। हमें रिलेशनशिप चेक करने हैं किस किस के, वीपी वाई स्टार के और समीशन ऑफ वीपी वाई के, ठीक है। मैं ज़्यादातर ऐसे सवाल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके कर लेता हूँ ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए और ज़्यादा दिक्कत भी ना है, बिकॉज ये कोई किसी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल नहीं है, दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ठीक है, तो लेट्स टेक सर्टेन एग्जाम्पल। y1 ले लेते हैं हम लोग 2 3, y2 ले लेता हूँ 4 5 और y3 ले लेता हूँ 6 7, ठीक है। n तक क्या जाते हैं, 3 वैल्यूज लेके काम कर लेते हैं, ओके। इसके बाद y स्टार 2 3 प्लस 4 5 प्लस 6 7, ठीक है। 4 और 2 6 और 6 12, 8 और 7 15, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लिए, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है वी पी वाई स्टार, पी भी लेट कर लें, वी पी वाई स्टार मांगा हुआ है, पी लेट कर लेते, चलो कुछ भी, कोई भी दो वैल्यूज 2,9 ले लें। तो वी पी वाई स्टार इज नथिंग, इज सुप्रीमम ऑफ p इंटू वाई, तो सुप्रीमम ऑफ p इंटू वाई, ठीक है, दैट इज 24 135, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई किया तो फाइनली सुप्रीमम आ रहा है कितना, 135, ठीक है। ऑप्शन में मुझसे वी पी वाई स्टार और समीशन वी पी वाई पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको 3 तक ओपन करेंगे तो पी y1 वी पी y2 वी पी y3, ठीक है, यानी v है सुप्रीमम ऑफ p 29 है, y1 कितना है 23, सुप्रीमम ऑफ 29 है, कितना आप लोगों के पास y2 4 5 और सुप्रीमम ऑफ 29 है 6 7। यहाँ पे सुप्रीमम क्या होगा, 4,27 बचेगा, 8,45 बचेगा, 12,63 बचेगा, ठीक है। 27 45 63 5 3 8 135 मैच कर रहा है, इक्वल होंगे हमेशा, कोई एक ऑप्शन लेके भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि p बाहर निकाल लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ 5 बच जाता है,
यहाँ से भी p बाहर निकाल लेते हैं तो v ऑफ y1 से y3, मतलब बेसिकली सुप्रीमम ऐड इस तरीके से हो रहा है तो p बाहर आ जाएगा, तो सुप्रीमम ऑफ y1 y2 y3 बच जाएगा। सुप्रीमम ऑफ यहाँ पर भी p बाहर आएगा तो y1 y2 y3 बच जाएगा, तो इक्वली आएगा। तो मैंने तो एग्जांपल लेके किया, वो थोड़ा मतलब ऐसी चीज़ों की आदत डालो आप लोग जहाँ पे कांस्टेंट लेके चुटकियों में आंसर निकालो, ठीक है। ओके, नाउ बच्चों लेट्स मूव टू दी 20th क्वेश्चन, ठीक है। 20th में कह रहे हैं कि Q इज इक्वल टू P इंटू A इंटू PT, where PT is the transpose of the matrix P and P is equal to this and A is equal to this, then PT Q12 into P equal to what? 4 options given, देखो देखो P आपको दे रखा है √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, ये दे रखा है क्या, ठीक है। Q दे रखा है P इंटू A इंटू PT, ठीक है, और A दे रखा है 1101, ये क्या, ठीक है। PT Q12 और P ये फाइंड आउट करना, ठीक है। आराम से देखो बच्चों, पहले एक काम करो, P इंटू PT निकाल लो, √3/2 1/2 माइनस 1/2 तो √3/2, √3/2 1/2 माइनस 1/2 3/4 प्लस 1/4 माइनस √3/2 माइनस √3/4 प्लस √3/4 प्लस 1/4 3/4 नहीं, माइनस √3/4 माइनस 1/, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, प्लस √3/4 1/4 3/4, तो 1001 गाइज, ये आई आ गया, ठीक है। अब आराम से देखो, हमें निकालना है PT Q12 और P, देखो Q कितना है, PA PT की पावर 12 इंटू P, जो पावर 12 चल रही है मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा, PAPT की पावर 11 इंटू P, ये आई हो जाएगा, P इंटू PT आई है, वैसा वैसा भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि अगर जैसे P इंटू PT आई आ रहा है तो P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीपल आई होता है, ठीक है। तो आगे क्या बचा, APT PAPT की पावर 11 इंटू P, फिर ब्रेक करो, PT PAPT इंटू PAPT की पावर 10 इंटू P, ठीक है। सो PT इंटू P आई हो जाएगा, A² बच जाएगा,
ठीक है। सो अब बार बार ऐसे अगर आप खोलते जाओगे तो बेसिकली पागल हो जाओगे। तो क्या कर सकते हो आप लोग इसको बेटा, जैसे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हो, बार बार कम होता जाएगा और ए की पावर बढ़ती जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हो, जब 10 है तो ए स्क्वायर है, ऐसे जब 9 होगा तो ए क्यूब होगा, 8 होगा तो ए 4 होगा, 7 होगा तो ए 5 होगा, 6 होगा तो ए 4 होगा, 5 होगा तो सॉरी 2 3 4 6 होगा, 5 होगा तो ए 7 होगा, 4 होगा तो ए 8 होगा, 3 होगा तो ए 9 होगा, 2 होगा तो ए 10 होगा, 1 होगा तो ए 11 होगा और 0 होगा तो ए 12 होगा। ठीक है, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन है ए 12 आ जाएगी। आप चाहो तो खोल के चेक कर सकते हो। अब अगर ए 1 1 1 0 है तो ए 12 क्या होगा? तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो बेटा, ए स्क्वायर क्या होगा उससे पता लग जाएगा ए 12 क्या होगा। 1 2 ए स्क्वायर 12, सिमिलरली ए 12 हो जाएगा, एक सेकेंड 0 1 1 बचा। अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो ए क्यूब में यहाँ 3 आएगा, ए 12 में यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा चूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 इक्वेशंस, 2x की पावर log x log 2 इज इक्वल टू 3y की पावर log 3 एंड 3 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log y, then what is the possible value of, suppose a pair of xy number of solution of this set of equation, then x की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, सो चलो इसको ट्राई करते हैं। ऑप्शन से तो थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ठीक है, 23 मुझे दे रखा है 2x की पावर log 2 इज इक्वल टू 3y की पावर log 3 एंड 3 की पावर log x, 2 की पावर log y। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 टेकिंग log बोथ साइड। पहली इक्वेशन में लेते हैं तो log 2 log 2x log 3 log 3 में। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। log 2 प्लस log x log 3 प्लस log y। ठीक है, ये था इन इक्वेशन 1। नाउ इन इक्वेशन 2 log लेते हैं तो log x log 3 log y log 2। यहाँ से log y की वैल्यू निकाल लें, log x log 3 अपॉन log 2। ठीक है, इसकी वैल्यू इधर पुट करें, log 2 प्लस log x log 3 प्लस log y क्या है, log x log 3 अपॉन log 2। ठीक है, log 2 एलसीएम ले लें अगर, तो
log 2 का होल स्क्वायर log 2 प्लस log x, एंड इधर log 3 log 2 log 3 log x log 3. फाइन. दिस इज log 2 का क्यूब, log 2 का होल स्क्वायर log x, log 3 का होल स्क्वायर log 2 एंड log x log 3 का होल स्क्वायर. बच्चों इसमें और इसमें log x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? तो फाइनली ln 2 का क्यूब माइनस ln 3 का स्क्वायर ln 2, इसको इधर शिफ्ट करा, log x कॉमन लिया, log 3 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर. यहाँ से log 2 कॉमन ले लो, माइनस log 2 कॉमन ले लो, log 3 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर. ये कट गया. log x इक्वल टू log 2 implies x इक्वल टू 2. एक सेकेंड, log x इक्वल टू माइनस log 2 है ना. सो log x इज इक्वल टू log 2 इनवर्स, x इज 2 इनवर्स, x इज हाफ. यस, ठीक है. कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है इसका. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहे हो अच्छे से सवाल. कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या ओवर दी फोन. एंड यही लेवल है बच्चों पेपर का. देख रहे हो, कुछ आसान, कुछ थोड़े से आसान और कुछ बहुत आसान. ठीक है. बोल रहे हो सर, सरकास्टिकली बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा. ओके, आई एम मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 26 नाउ. ठीक है. क्या बोल रहा है देखिए, कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू 1 1 1 3. देन ये सारी कैलकुलेशन करनी है, एंड ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल 12वीं क्लास वाला सवाल है, बट मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. 26 a आपको दे रखा है 1 1 1 3. ठीक है. a स्क्वायर निकालना क्या है, a4 माइनस 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a. कैलकुलेशन कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसकी आराम से हो सकती है. पहले a स्क्वायर, ठीक है. 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 2, 1 3 4, 1 3 4, 1 और 9 10. ठीक. a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a, 2 और 4 6, 4 और 10 14, 2 और 12 14, 4 और 30 34. ठीक है. 4 से बड़ा, 10 से बड़ा, और ये 24 से बड़ा. चलो a4 6 14 14 34 1 1 1 3. ठीक है. 6 and 14 20, 6 and 42 48, 14 and 34 48, 14 and 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 112 और 14 122, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10. एक सेकेंड, 1 1 3, 14 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 और 14.
दिस इज 116. सो नाउ अगर हम पुट करें वैल्यूज, A4 माइनस 4A क्यूब, 4A क्यूब कहाँ है, ये रहा 24, 14 चौक 56, 56, 6 चौक 4 चौक 16, 4 तिया 12 फिर 136 प्लस 2A स्क्वायर 4 8 A 20 प्लस A 1113. यार 20 में से 24 गए -4 और ये 4 0, 48 में से 56 गए -8, ये 8 0, 8 0, इसमें से इतने गए -20 प्लस 20 0, तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा विच इज़ नथिंग बट A. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विच इज A. ठीक है, ओके. ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम. अच्छा, आगे का क्वेश्चन जो है इकोनोमेट्रिक्स का, ये अभी हमने जो वो प्राइस वाला, हाउस प्राइस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें बेडरूम, बाथरूम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल थे, तो आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन अगेन एंड इससे रिलेटेड आगे 3-4 और जो सवाल है वो एक साथ में कर लेता हूँ. ठीक है बच्चों, जिससे कि बार बार फिर दोबारा रिग्रेशन इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, अब पता है जिसको, जो इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक भी जिसके ठीक होंगे ना, कसम से वो 5 सवाल ये उसने चुटकियों में निपटा दिए होंगे. ठीक है, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इकोनोमेट्रिक्स भी नहीं आई, वो किसी भी पेपर में नहीं आती. आप कोई भी पास से उठाएं DSC का, ISI का, तो यू विल नॉट फाइंड द इकोनोमेट्रिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपसे अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता. ओके, सो मैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए लिख रहा हूँ वैसे, बट बाकी क्वेश्चन में भी ये यूज़ करूँगा. P hat इज़ 119.2 प्लस 0.485 स्टार बेडरूम, सॉरी मल्टीप्लाई बेडरूम, 23.4 बाथरूम, हाउसिंग एरिया, प्लॉट साइज, एज, पीसी था, पुअर कंडीशन में है नहीं. ठीक है, कह रहा है आर दी कोफिशिएंट ऑफ BA एंड PC स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5% और नॉट. हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो पहले अगर BA को देखें तो बीटा नॉट इसके पॉपुलेशन पैरामीटर ये ले लें. ठीक है, तो पहले बीटा 2 की टेस्टिंग करनी है. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, सो बीटा 2 हैट कितना है मेरे पास 23.4, ये 0, स्टैंडर्ड एरर है इसका 10.76. ठीक है, 5% पे अगर टेस्टिंग करना चाहें 23.4 अपॉन 10.76 इज डेफिनेटली मोर देन 2, और 5% पे -1.96 एंड प्लस 1.96 है. ठीक है, और ये 2 आ रही है वैल्यू, तो इधर कहीं लाई करेंगे तो रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्ट का मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो रिजेक्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट मॉडल, मतलब बीटा 2 0 नहीं होगा. अगर आप इसको नॉर्मली 1 टेल्ड से भी करते तो भी 1.645 या -1.645 होता, तब भी 2 से बड़ा ही आता. अगली टेस्टिंग करनी है PC के लिए, -35.7 यानी बीटा 6 की टेस्टिंग करनी है. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज Z ले लो या T ले लो. ठीक है, फिलहाल Z पे कर लेते हैं अभी हम लोग.
क्योंकि टी टेबल है नहीं मेरे पास। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 हैड, सॉरी बीटा 3 ने 6 है ना, सॉरी, -35.60। स्टैंडर्ड एरर कितना दे रखा है मुझे इसका 10.5। ये मोर देन, मतलब ये लेस देन -3 आएगा। अगेन चाहे 1 टेड लो 2 टेड लो, बहुत कोने में लाई करेगा। दिस इज ऑल्सो रिजेक्ट। रिजेक्शन implies that significant. It means this is also significant variable and this is also significant. It means the option is both the coefficient are statistically significant. That means option number 1. ठीक है, अच्छा, अब इसी से रिलेटेड आपके पास जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 एक बार ही देख लेते हैं बेटा। पहले इकोनोमेट्रिक्स वाले ख़त्म कर लेते हैं, फिर बार बार उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। 32 में कह रहा है, हमें सारा बिल्कुल मॉडल वैसा ही है। कह रहा है व्हाट इज़ द लॉस इफ द होम ओनर अलाउ इज हाउस टू गेट इनटू पुअर कंडीशन। अगर पुअर कंडीशन होगी तो पीसी की वैल्यू 1 होगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में इतने की कमी आ जाएगी, कितने का डिक्रीमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32। डिक्रीमेंट हो जाएगा 35.6 का। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1000 है बेटा, तो 1000, 35,600 का। देखो कितना आसान सवाल है यार। मतलब मैं आपको बता दूं, अगर मान लो 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, स्टैट्स के, तुम 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। बस एकदम काम रखो अपने आप को, डीप ब्रेथ, आराम से हो जाएंगे अगर आपने सारे कंटेंट पढ़े हुए तो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद जो सवाल है वो है 35, ठीक है। कह रहा है 35 में कह रहा है इफ द होमओनर कन्वर्ट अ बेडरूम इनटू बाथरूम, बेडरूम को बाथरूम बना दे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द हाउस। इस बेडरूम को भी बाथरूम बना दे, तो जो पहले कोफिशिएंट 0.485 था, अब वो 23.4 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना हो जाएगा 35, एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगा 23.4 माइनस 0.485। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 13 में से 4 गए 9, 22। इन टर्म्स ऑफ 1000 से मल्टीप्लाई करो, 22,915। कितना आसान सवाल है, ठीक है। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है 37 भी इसे से रिलेट कर रहा है। ये 35 किया ना मैंने, ये 32 किया, 35 किया यहाँ। 37 में कह रहा है आर व्हाट इज द एडजस्टेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एडजस्टेड कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन मतलब आर बार स्क्वायर, आई एम सॉरी, आर बार स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n-1 अपॉन n-k, ठीक है। आर स्क्वायर दे रखा है 0.72, ठीक है। n दे रखा है 107 माइनस 1 107। पैरामीटर्स कितने, 1 2 7, ठीक है। 0.28 अपॉन 100 इंटू 106, ठीक है। जीरो 0.28 इंटू 1.06, ठीक है। कैलकुलेट तो कर सकते हो, ठीक है। कर दूं क्या, 106 इंटू 28, 8 6 48, 4 8 6 48, 4 8 6 दूनी 12, 1 2 4 2 9 10, ठीक है। 2 0 इसके, 2 0 इसके,
1 माइनस 0.2968, 10 में से 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 0.7032 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इफ द वेरिएबल एज वर मेजर इन डिकेड्स व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट। दो एज का वेरिएबल है जो इन टर्म्स ऑफ ईयर था, अगर ये इसकी यूनिट्स ईयर में ना होके डिकेड्स में हो जाए। डिकेड्स का मतलब क्या है? अगर एज को डिकेड्स में कन्वर्ट करना हो, ये एज इन डिकेड्स हो गई तो 1/10 इंटू एज कर लो जो इन ईयर्स थी। यार ईयर्स को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 साल है, 2 डिवाइड बाई 10, 0.2 डिकेड्स हो गए ना। डिकेड 10 साल का होता है ना, ठीक है। एक डिकेड्स इक्वल टू 10 ईयर्स। अब सिंपल है, तो जो कोफिशिएंट है वो भी डिवाइड हो लेगा, तो न्यू कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ही पूछा है तो कोफिशिएंट न्यू कोफिशिएंट हो जाएगा। फिलहाल हमें ज़्यादा आप ये कह सकते हैं वर्किंग तो दिखानी है नहीं, तो यू में डायरेक्टली डिवाइड दिस इज चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, W1/W2 अगर आपको थोड़ा सा याद हो इस तरीके से होता है। .009। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल द इकोनोमेट्रिक्स पार्ट इज डन फ्रॉम माय साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो रिमेनिंग मैथ्स और स्टैट्स के सवाल रह गए। ओके बच्चों, सो नाउ इकोनोमेट्रिक्स होने के बाद हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है एवरीवन, 29। सो क्या कह रहा है 29 बच्चों? मैं रीड कर रहा हूँ, रीडिंग। फंक्शन एफ जी फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय fx is 0 if x is rational, it is x if x is irrational, gx is 0 if x is irrational, it is x if x is rational, then the function f minus gx is what? देखो क्वेश्चन नंबर 29, f 0 x if x is rational, if x is irrational, 0 if x is irrational, if x is rational। ठीक है, so f minus gx that is also means fx minus gx, तो rational and here this is minus x, this is x, if x is rational 0 minus x and irrational में x minus 0, if x is irrational। ठीक है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं रैशनल में भी लीनियर फंक्शन और यहाँ पर भी लीनियर फंक्शन है। क्लियरली आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, हमें पता है कि 1 1 2 वगैरह चेक करने, तो फॉर ईच वैल्यूज ऑफ x अगर मैं रैशनल डालूंगा तो इमेज भी रैशनल आएगी, अगर मैं इरैशनल डालूंगा तो इमेज भी इरैशनल आएगी, तो वी हैव अ यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक इमेज के साथ साथ आई एम पुटिंग ऑल दी रैशनल एंड इरैशनल नंबर हेयर्स। So if I am putting all the rational and irrational number here, तो my function, all the functions value are nothing but the belongs to real number। मतलब infinity minus infinity वगैरह सारी values आएंगी, I'll get all the values। ठीक है, that means clearly seen that हर x पे unique image आ रही है, unique image के साथ साथ हर x पे जो y values आ रही हैं आप लोगों के पास वो कोडोमेन से मैच कर रही हैं which is a real number। That means function is bijective। बाइजेक्टिव अगर आपको याद हो, ये थोड़ा सा ना इंट्यूटिव बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी हो सकता है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ हमें वर्किंग यहाँ पे शो नहीं करनी है, तो आप थोड़ा तुक्का तो नहीं बोलूँगा, बट आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि हर एक्स पे यूनिक वाई आ रहे हैं,
और जो सारे y आ रहे हैं वो रियल नंबर का पार्ट है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन. इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज, फंक्शन इज ऑन टू. इफ वी हैव अ यूनिक इमेजेस देन फंक्शन इज 1 1. तो 1 1 ऑन टू बोथ, दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव. सो यू मे यूज द ऑप्शन थर्ड, बाइजेक्टिव. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. 30th क्वेश्चन. 30th क्वेश्चन बेसिकली अगर कुछ बच्चों ने लीनियर अलजेब्रा बहुत डिटेल में जाके पढ़ा है तो उनको तो ये थ्योरम याद ही होगी. ठीक है, क्योंकि थ्योरम बेसिकली ये वेक्टर से थोड़ी सी रिलेट करती है. मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन. कह रहा है लेट मैग्नीट्यूड फॉर्म दे रखी है n and m बी नॉर्म्स ऑफ Rn और Rm. Let L be the space of linear transformation from Rm to Rn. Then what are the option? देखो मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊं. अगर ऐसे बोले Rn to Rm, ठीक है, ये नॉर्म्स हैं, इन्हें हम नॉर्म्स बोलते हैं. नॉर्म्स आप चाहो तो अभी इससे फिलहाल मैग्नीट्यूड वर्ड से बोल सकते हो, बट एक्चुअली में लीनियर अलजेब्रा में रियल एनालिसिस में नॉर्म्स से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली 3 ऐसी सिचुएशंस होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब ऐसे नॉर्म्स के सवाल आते हैं. आपको पता है अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, 3 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये 3 टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. वी हैव 3 थ्योरम्स. फर्स्ट थ्योरम सेज दैट L ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज नथिंग बट दिस. दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. आप ऐसे करते थे L ऑफ x प्लस वाई इज Lx प्लस Ly और L ऑफ अल्फा x इक्वल टू अल्फा टाइम्स. सेकेंड, नॉर्म्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बेसिकली नॉर्म्स की फॉर्म में अगर बोला जाए ये होता है सुप्रीमम ऑफ L ऑफ x ऐसे नॉर्म्स फॉर्म में लिखते हैं इसको, वेयर नॉर्म्स ऑफ x विच इज अ पार्ट ऑफ डोमेन इज लेस दैन इक्वल टू 1. एंड थर्ड होता है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है L ऑफ x इज नथिंग लेस दैन इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट, लेट अस सपोज k नॉर्म्स ऑफ x. बस दीज आर दी 3 थ्योरम्स. अब पता है जिसने ये थ्योरम्स नहीं पढ़ी होगी वो ऑप्शन ही टिक नहीं कर पाया होगा. इन थ्योरम के बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स हैं जो कि मैंने रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किए हैं बच्चों के साथ. ठीक है, तो आप लोग तो फिलहाल इसके लिए तो ये थ्योरम्स आपको भी याद रखनी है. बाकी रही प्रूफ्स के लिए तो उसके लिए तो आपको बाकी वीडियोस देखनी पड़ेगी. ठीक है, मैंने पहले ही क्लास के स्टार्टिंग बताया था कि मैं अभी थ्योरम प्रूफ्स यूज़ नहीं करूँगा. ठीक है, दीज आर थ्योरम प्रूफ. आपने ये भी प्रूफ्स नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद रखा होगा. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों लिख लो. हो सकता है रिपीट हो जाए दोबारा पेपर में, क्योंकि पहली बार ये सवाल आया है पेपर में, इससे पहले कभी नहीं आया है. और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्राउड के बच्चों ने ज़्यादातर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा. ये मैथ्स ऑनर्स वाले ज़्यादा पढ़ते हैं और रियल एनालिसिस जो पढ़ते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें कराई जाती हैं, जहाँ पे सब कुछ होता है. वेक्टर, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की नॉर्म्स, वेक्टर नॉर्म्स, ये वाली नॉर्म्स. ठीक है, सो राइट डाउन द थ्योरम. तो ये ऑप्शन नंबर आई थिंक डी को बिलोंग कर रहा है. बच्चों दिस इज अ प्योर न्यू कंसेप्ट for you. So the concept in this class, I'm not discussing the new concept. I'm just discussing that question which you have done in, मतलब the concept you have done in your academic level. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. 30 के बाद 32 तो कर लिया हमने. 34 में कह रहा है you have a single draw from a binomial distribution. The MLE of the estimate of the probability of success P. So when we have a single draw of binomial, that means I'm talking about Bernoulli. ठीक है, तो बर्नौली में आपको P को
क्या करना है, MLE से एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है बर्नौली का Px 1 माइनस P 1 माइनस x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सिंगल ड्रॉ बर्नौली की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मैंने सिंगल ड्रॉ, आई थिंक आई यूज द वर्ड बाइनोमियल, तो सॉरी बर्नौली था। वैसे भी सिंगल ड्रॉ की बात अगर करेंगे हम लोग एक ही बारी करेंगे तो एक ही बारी में तो बर्नौली बनेगा, वैसे भी अगर दो बर्नौली होते हैं तो बाइनोमियल बन जाता है, ठीक है। ओके, LP लॉग ले लें, x ln p प्लस 1 माइनस x ln 1 माइनस p, डिफ्रेंशिएट करें x बाई p 1 माइनस x 1 माइनस p, जीरो के इक्वेट करें x माइनस पी एक्स p माइनस पी एक्स, ठीक है। पी एक्स से पी एक्स कट गया, p hat is nothing but x, so x has a possible value either 0 or 1, तो ऑप्शन नंबर either 0 और 1, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, 35 कर लिया, 37 भी कर लिया, 38 पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है 38 में कह रहा है लेट a इज 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ठीक है। Let b1 b2 b3 b3 into 1 column vector so that ab1 is 1 0 0 and ab2 is 2 3 0 and the other part is ab3 is 2 3 1, let then the determinant of b, थोड़ा सा लेंदी है बट इतना भी नहीं कि तुम लोग जल्दबाजी या जल्दी से ना करो, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 इसके बाद, ठीक है। कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखी है 3 by 3 एंड b1 b2 b3 b3 into 1 column vectors such that ab1 is 1 0 0, ab2 is 2 3 0 and ab3 is 2 3 1. Let b is 3 into 3 matrix with 3 column b1 b2 b3 respectively, the value of determinant b. Okay, देखिएगा जरा ध्यान से सारे, 38 A मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। एक काम करो, b1 को ले लो, v1 v2 v3, b2 को ले लो w1 w2 w3 एंड b3 को ले लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। ओके, आगे अगर बढ़े, सबसे पहले AB1 दे रखा है 1 0 0, AB1 अगर सॉल्व करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 बचेगा इक्वल टू 1, फिर 2V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, V1 1 है, V2 इज -2 एंड 3V1 प्लस 2V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, V1 1 है, ये -2 है, V3 भी 1 आ गया। ओके, नाउ AB2 इज W1, AB2 बराबर किसके, पहले देखें 2 3 0 2 3 0, सो W1 इज इक्वल टू 2 W1 प्लस W2 इक्वल टू 0, W2 इज -4, ठीक है।
इज इक्वल टू 3 लेना है ना उसको, सॉरी 2, W2 is -1, I'm sorry, and 3W1 plus 2W2 plus W3 equal to 0. What is W1? 2, W2 this, W3 is -4 है. इसके बाद AB3 किसके बराबर है? 231 के, 231 के. ठीक है. So now alpha 1 is 2 and 2 alpha 1 plus alpha 2 equal to 3. Alpha 2 is -1 and 3 alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3 equal to 1. Alpha 1 2 है, this 4 -3. ठीक है. सो नाउ B मैट्रिक्स बन जाएगी 3/3 की, V1 V2 V3. ठीक है. 2 -1 -4 एंड 2 -1 -3. ठीक है. डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल दो आराम से. 1, बच्चों ये आसान सवाल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. -4 -2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 6 + 1 + 2 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 8 + 1. ठीक है. तो -1 14 18 में से 15 गए, 3 इज द आंसर. ठीक है. आप चाहो तो मैच कर सकते हो आराम से. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ. ओके. इसके बाद हम लोग मूव करेंगे बच्चों, अगला इकोट्रिक्स वाला कर लिया. 40 इज अ नाइस क्वेश्चन. ठीक है. देखो क्या कह रहा है 40 में कह रहा है a random number x uniformly distributed on 0,1 divide 0,1 into two segment of length x and 1 minus x. Let r be the ratio of the smaller, मैंने PDF डाउनलोड करी हुई बच्चों, आप लोग भी कर सकते हैं. Let r be the ratio of smaller of the large segment r equal to x upon 1 minus x, r equal to 1 minus x by x, depending on whether x is less than equal to half and x is greater than half. The distribution of r, f of r, the probability r less than equal to r. Okay guys, question number 40. A random variable number x uniformly distributed on 0,1 divides 0,1 into two segment length x and 1 minus x. R be the ratio of the smaller to the larger segment, either x upon 1 minus x or 1 minus x upon x, depending whether x is less than equal to half, greater than equal to half. Distribution निकालना है r का, आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो 40th में x यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है 0,1, दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया इसको, x और 1 माइनस x. अब दोनों में से स्मॉलर क्या है और लार्जर क्या है? तो व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, ये स्मॉलर होगा और ये लार्जर होगा. बड़ा सिंपल है. और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर होगा. r जो है वो स्मॉल अपॉन में लार्ज है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वेदर x इज लेस देन इक्वल टू हाफ और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ. फिर आपसे ये बोला गया है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है r का. तो केसेस बनेंगे उसके बेटा. एफ आर आर इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी r लेस देन इक्वल टू स्मॉल r. बोलो. ठीक है. तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी बेसिकली व्हेन x इज, पहला केस
लेस देन इक्वल टू हाफ, कॉमा, तब r क्या लिया जाएगा, स्मॉल अपॉन लार्जर, यानी x अपॉन r इज x अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू r, बोलो। और जब x हाफ से बड़ा होगा तो सिचुएशन ये होगी, तब r की, कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, ये बेसिकली ये प्रॉबिलिटी निकालनी नहीं तो केस हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, probability x upon 1 minus x less than equal to r given that x is less than equal to half, and थोड़ा systematically when x is 1 minus x upon x less than equal to r when x is greater than equal to half। ठीक है, फाइन। अब मेरे पास x upon 1 minus x का डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, मेरे पास तो बेसिकली x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे फ्रॉम हेयर, x इज लेस देन इक्वल टू r माइनस आर एक्स, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू हाफ प्लस प्रॉबिलिटी 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू आर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। यहाँ पे आर एक्स को इधर शिफ्ट कर दो तो x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू r अपॉन r प्लस 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू हाफ, और इसको उधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। लेस देन इक्वल टू दिस मतलब 0 से r अपॉन r प्लस 1 dx, pdf तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 से 1 dx। सॉल्व कर लें, r अपॉन r प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया ना, वहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होगा, r प्लस 1 एलसीएम, r प्लस 1 माइनस 1, 2r अपॉन r प्लस 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है कोई ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नाउ इसके बाद हम मूव कर रहे हैं 41 पे। देखिए सारे, 41 कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल and f of 2 is 4, f of 3 is 9, f of 4 is 16, then it must be the case, कौन सा ऑप्शन, देखो बच्चों 41 में कह रहा है f of 2 is 4, f of 3 is 9, f of 4 is 16, है ना, और f x ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका 2 बारी डेरिवेटिव पॉसिबल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन अकर करेगा यार, थोड़ा सबका दिमाग चल गया होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जो इन तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा। ठीक है, हमसे हमारे ऑप्शन में हमसे डबल डेरिवेटिव मांगे, तो व्हाट आर दी डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव इज 2x एंड डबल डेरिवेटिव इज 2, तो विच ऑप्शन इज होल्डिंग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चौथा ऑप्शन आसान था बच्चों, सवाल लेना। ओके बच्चों, इसके बाद हम मूव करने लग गए हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इन अ रोल ऑफ द टू फेयर डाइज x इज द नंबर ऑफ फर्स्ट डाई एंड y इज द नंबर ऑन सेकंड डाई, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिपेंडेंट है, एक्स स्क्वायर वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर x और y दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं आराम से। 44 ओके, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1/36 होगी ना सारी प्रोबेबिलिटीज।
अच्छा सवाल है, पता आसान लगता है बच्चों को बहुत, बट तुम लोग ना छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स करते हो। तो पहला पार्ट ये बोला है कि ये चेक करो क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई डिपेंडेंट है या नहीं। अच्छा, अगर कोरिलेशन और मतलब नो कोरिलेशन वगैरह पूछता है तो हम लोग कोवेरियंस जीरो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट अगर याद हो कि इंडिपेंडेंसी इम्प्लाइज नो कोरिलेशन, ठीक है, नो कोरिलेशन इम्प्लाई इंडिपेंडेंसी बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो जब सिर्फ इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी की बात करें ना, तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द इंटरसेक्शन वाला फंडा कि द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी एक केस उठा ले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि ये सिर्फ एक ही केस आएगा इसलिए मैंने उठा लिया। 0 तब आएगा जब 1 1 होगा और 2 भी तब आएगा जब 1 1 होगा साइमल्टेनियसली, इज इक्वल टू x माइनस वाई 0 और सॉरी यार x माइनस वाई 0 इंटू एक्स प्लस वाई 2। अब चेक करना है इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है और अगर इक्वल नहीं है तो डिपेंडेंट है। तो x माइनस वाई 0 और x प्लस वाई 0 तभी हो सकता है जब x और y 1 1 होंगे। तो 1 1 का पॉसिबल केस क्या है, 1/36। राइट हैंड साइड क्या है देखें, राइट हैंड साइड है प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई 0। x माइनस वाई 0 कब कब आ सकता है, जब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, यानी 1/36 को 6 टाइम्स ऐड किया यानी 6/36। और x प्लस वाई 2 कब आ सकता है, जब आप लोगों के पास x 1 हो, y 1 हो, यानी 1/36। ठीक है ना, 1 1 1/36। 1/6 ये तो 216 आ गया, 1/36 दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बट हमें ऑल ऑफ दी अबव भी दे रखा है, तो दूसरा और चेक कर लो। ठीक है, दूसरा और चेक कर लें। लेट्स चेक द सेकंड वन। फॉर द सेकंड बच्चों, द सेकंड दे आर सेइंग अबाउट व्हाट, अबाउट x square and y. So probability x square equal to 1 ले लें and y भी 1 ले लें। इंडिपेंडेंट ही चेक करनी है। और डिपेंडेंट चेक कर लेते हैं। अच्छा, x स्क्वायर 1 तब होगा जब x 1 होगा और y 1 तब होगा तो 1 1 अगेन 1/36। x स्क्वायर 1 तब होगा जब x 1 होगा। यार अगर x 1 2 3 4 5 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नॉर्मली x स्क्वायर की प्रोबेबिलिटीज भी अगर आप लेके चलोगे तो भी सेम ही आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब ये है बेसिकली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब जॉइंट नहीं है, सिर्फ x और y अलग अलग है। पिछले वाले में x प्लस वाई और x माइनस वाई थे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, x के मार्जिनल अगर ये है 1/6 6/36 आएगा तो 1/6, तो x स्क्वायर भी ये आएंगे, तो x स्क्वायर 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही रहेगी एंड y 1 की प्रोबेबिलिटी 6/36 यानी 1/6 इक्वल आ रहे हैं। सो दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो। अब तीसरा क्या करोगे चेक करके, 2 ठीक हो गए तो ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दो। फिर भी तीसरा चेक करने का मन हो तो उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर बोले हैं तीसरे में, तो x स्क्वायर y स्क्वायर 1 तभी होगा जब x और y 1 1 होगा, और x स्क्वायर 1 और y स्क्वायर 1 सेम। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 47 कह रहे हैं a random variable has a uniform distribution on the interval -1, 1. The probability density function of x
कंडीशनल ऑन एक्स ग्रेटर देन 0.3 इज गिवन बाय। देखो पता है अभी तक के ना सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालना सीखी है, बट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना नहीं सीखा। तो ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया मेथड है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। 47 एक्स यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है -1 से 1, ये हो गया 1 माइनस ऑफ -1 1/2 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बोला गया हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है एक्स का इस कंडीशन के साथ कि एक्स 0.3 से बड़ा हो बस, मतलब -1 से 1 के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना, अब 0.3 से आगे का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखो कैसे, यानी ये रहा 0.3, ये रहा 1, सिर्फ अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो एरिया तो 1 होगा, क्योंकि अगर डेंसिटी फंक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। तो एरिया 1 के लिए अगर हम बात करें कि हमें पीडीएफ एरिया 1 है, एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। तो जैसे यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग निकालते थे 1/b माइनस ए, उसी तरीके से ये वाला कैलकुलेट, ये 1 हो गया, ठीक है। अगर आप इसको L ले लो और ये 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया, 1/0.7 यानी 10/7 इज द पीडीएफ। कुछ बच्चों को लगता है पीडीएफ एक से बड़ा आ रहा है। देखो पीडीएफ अभी प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं है, वैसे भी कंटिन्यूस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालते नहीं। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर इवेंट पे प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट नहीं करते, हम फ्रॉम A to B फ्रॉम B to C ऐसे प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। और अगर आपको चेक करना है ये वेल डिफाइंड पीडीएफ है या नहीं है, तो 0.3 से 1 का इंटीग्रेशन करके चेक कर लो आप लोग। 10/7 1 माइनस 0.3 10/7 इंटू में 0.7 10/7 बाहर गया, 1 का x हो गया, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए नया सवाल है, कुछ क्या काफ़ियों के लिए नया सवाल है, बट ध्यान रखना इंडिविजुअल में डेंसिटी इस तरीके से निकालना। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं द सेट 0 से इन्फिनिटी कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन n 1 से इन्फिनिटी an से bn वेर an से bn इज अ रियल नंबर, यूनियन 1 से इन्फिनिटी an से bn ओपन इंटरवल वेर an and bn इज अ रियल नंबर, यूनियन n 1 से इन्फिनिटी an से bn वेर an and bn इज अ रैशनल नंबर। हमें सिर्फ इतना बोला गया बच्चों ये बड़ा आसान सा सवाल है। देखो 0 से इन्फिनिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमेशा होगा वो नहीं, कर सकते हैं, कैन एक्सप्रेस। तो फर्स्ट इज UN 1 से इन्फिनिटी an से bn वेर an bn इज अ रियल नंबर। तो जैसे ऐसे A1 से B1 यूनियन A2 से B2 यूनियन A3 से B3 एंड सो ऑन। इफ यू टेक A1 B1 all positive number start from like 0.1 से 0.2 0.3 से 0.4 ऐसे so on तक जाते हो, तो you may express this as 0 से infinity, बोलो एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड इज UN 1 से infinity ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल होते और 0 से 1 1 से 2 2 से 3 एंड सो ऑन कर देते तब भी लिख सकते थे, थर्ड ऑप्शन भी लिख सकते हो। रैशनल में भी तो 0 से इन्फिनिटी के बीच के नंबर कितने सारे रैशनल सारे नंबर लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ इंट्यूटिव बेस्ड क्वेश्चन, यू मे हैव दी सर्टेन वैल्यूज एंड यू कैन चेक वेदर वी कैन एक्सप्रेस और नॉट। तो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके फर्स्ट 2 ठीक है, तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 द लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1/6 अपीयर व्हेन 6 पेयर डाइज आर रोल्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली, जब 6 डाई रोल हुई तो कम से कम 1/6 है। अच्छा
अगर आपको सिंपल बताओ, एक सिंगल डाई को अगर थ्रो करते हो तो नंबर ऑफ सिक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और सिंगल डाई को एक बार ही थ्रो करने पे नंबर ऑफ सिक्सेस अगर सक्सेस है तो उसे हम बर्नौली ट्रायल बोलेंगे। और अगर 6 डाई थ्रो करोगे, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गेटिंग सक्सेस, देन दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस फॉलोज बाइनोमियल where we throw the dice 6 times and probability of getting 6 is 1/6। ठीक है, हमें निकालना है कि probability कम से कम एक 6 मिले। बहुत आसान सवाल है यार ये, यानी 1 माइनस एक भी 6 ना मिले। ठीक है, यानी probability x equal to 0, that means 6 is 0, 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग इस पर ले सकते हैं? We can take the option number 1। ठीक है, तो बच्चों फ्रॉम माई साइड मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा पेपर करा दिया है। अगर मुझसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड द सेकंड इज दैट अब नाउ ऑनवर्ड्स आप मटेरियल मैंने जो काउंसलिंग सेशन में दिखाया था उसका सोल्यूशन पूरा ऑलमोस्ट रेडी है, पास्ट ईयर्स पेपर रेडी हैं, तो वो अब आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे जो भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, 2 3 1 या जितने भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हो, आप उस पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हो। बच्चों बहुत ही वेल डिज़ाइंड, वेल मैनर्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक सवाल सॉल्व किया गया। मुझे पता है कि एंट्रेंस क्लियर करने के लिए इकोनॉमिक्स को भी उतनी ही वेटेज देनी है जितनी मैथ स्टैट्स को देनी है। ठीक है, बट बच्चों अगर सच्ची बता रहा हूँ, मैथ स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स आपका 80 से 90% भी ठीक हो गया ना, तो आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसलिए मेरा आप सबसे सजेशन है, अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करना शुरू करो। एमए एंट्रेंस को क्लियर करना इज़ अ लॉन्ग जर्नी। इट विल रिक्वायर्ड सो मच एफर्ट एज वेल एज अ गुड कंटेंट अलॉन्ग विथ यू, जो कि मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों सारे पास्ट ईयर्स पेपर, ISI, DSC, JNU के सॉल्यूशन रिकॉर्डेड लाइक दिस, एज वेल एज जो मैंने बुकलेट दिखाई है उस पूरी बुक को मैंने कंसेप्ट, एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट निकाल के पूरे सॉल्व किए हैं। बिगनर्स हों, चाहे सेकेंड ईयर से तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई 8-10 महीने लगा के तैयारी कर रहे हो, सब कुछ रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी। आपको पेन ड्राइव फॉर्म में, गूगल ड्राइव फॉर्म में, आप कहीं भी बैठे हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी वीडियोज़। तो नाउ यू कैन डिमांड दी वीडियोज़, यू कैन बाई दी वीडियोज़। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पेपर। अब थोड़े ही दिनों में ISI 2019 या 18 का सोल्यूशन भी ऐसे ही अपलोडेड यूट्यूब पे मिल जाएगा। दीज आर 2 डेमो पेपर्स जो मैंने अपलोड किए। बाकी पेपर्स के लिए आपको बाय करने पड़ेंगे। ठीक है ना वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, नमस्ते, हैव फन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।